एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नया सीरीज, नया टॉपिक और एक नया मैसेज या फिर एक नए कंटेंट के साथ। तो जैसा कि जो फ्रेंड्स हैं वो देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन ऑफ द टॉपिक है, वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर, जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। पॉल साइंस का है जो कि सेकंड सेम से है। तो उनका एक चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैलेंट फीचर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज इसके कुछ टॉपिक्स भी और साथ ही कुछ एमसीक्यू भी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो और वीडियो के कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रो नहीं होना चाहिए। तो जो टारगेट ऑडियंस है, पहले भी मैंने बोला, जो टारगेट ऑडियंस है वो है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से हैं। उनका सेकंड सेमेस्टर का है। तो थोड़ा सा पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू पे जंप करेंगे। तो जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देयर इज नो मेंशन ऑफ टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। भाई बेसिक स्ट्रक्चर बोल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। The idea that the parliament could not introduce laws that would amend the basic structures of constitutions evolved gradually over time and many cases. The idea is to preserve, जो idea था वो preserve the nature of Indian democracy and protect करने के लिए rights and liberties of people, यानी कि लोगों का जो right है उसको protect करने के लिए एंड लिबर्टी को भी देने के लिए, थोड़ा सा छूट देने के लिए भी ये आइडिया को प्रिजर्व रखा गया। दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही हम लोग को प्रिजर्व करता है द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सेशन को और आगे ले जाएंगे। इट वॉज द केशव नंदा भारती केस। भाई केशव नंदा भारती केस अब तक का सबसे लेंथीएस्ट केस माना जाता है। दैट ब्रॉट दिस डॉक्ट्रिन, और इस केस से इस डॉक्ट्रिन का उत्थान हुआ, इनटू द लाइमलाइट में आया। It held that the basic structure of Indian constitution could not be abrogated even by the constitutional amendment। मतलब abrogate का मतलब होता है निरस्त करना, इसके थ्रू भी हम लोग निरस्त नहीं कर सकते। द जजमेंट लिस्टेड सम बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके तहत जो भी जजमेंट आया वो बेसिक स्ट्रक्चर्स कुछ दिए कॉन्स्टिट्यूशंस के। थोड़ा उसकी तरफ भी रुक करेंगे और वो भी जानेंगे आखिर क्या उसके तरफ जो लिस्टेड हुए, जो जजमेंट आया वो क्या आया। तो जो पहला था वो था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर। सेकेंड, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये था सेकेंड। थर्ड, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, नॉट मोनार्की, नॉट ऑथोरिटेरियन, बस डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। फोर्थ वन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, जो पावर है वो डिवाइड होने चाहिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, भाई धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, पावर का सेपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समय के साथ ओवर टाइम मेनी अदर्स फीचर्स हैव ऑल्सो बीन एडेड टू दिस लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स फीचर्स, और समय के साथ कुछ और भी प्रावधान इसमें ऐड किए गए। और वो क्या थे, वो थे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड साथ में पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि अंडर सेक्शंस आर्टिकल्स में आते 32, 136, 142 एंड 147। साथ ही इसका जो नेक्स्ट है वो है पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल्स, ये सुप्रीम कोर्ट के थे, ये हाई कोर्ट के हैं, आर्टिकल्स 226 एंड 227। एनी लॉ, कोई भी लॉ
और अमेंडमेंट यानी कि चेंज होता है, जो कि अगर वायलेट करता है, दैट वायलेट्स दीज प्रिंसिपल्स, अगर ये लॉ या फिर अमेंडमेंट वायलेट होते हैं, यानी कि इनको कोई मैनिपुलेट करने के लिए सोचता है, principle can be struck down by Supreme Court on the grounds that they distort the basic structure of constitution। कि भाई उन्होंने किसको वायलेट करा है, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बनाए गए हैं उनको ट्राई किया है वायलेट करने का। तो इस बेसिस पे अब जो हम लोग का जो कि मूल है इस आज के सेशन का, वो है एमसीक्यू डिस्कस करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के तहत उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो जो पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो आज का मेन टॉपिक के अंतर्गत आता है, वो है इन इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। तो मैंने अभी शायद इससे पहले डिस्कस किया कि जो सुप्रीम है वो क्या है भाई, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सी बच्चे मैं एक बात बता देती हूँ, टिप भी बोल सकते हो ये, कि जब भी एमसीक्यू के रूप में आता है ना, यू ट्राई एलिमिनेशन। जब आप एलिमिनेशन करोगे ना ऑप्शंस को, तो आप देखोगे कि आपके पास ना आंसर आ गए। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को मैं उठा लूँ कि जो इंडियन पॉलिटी है, इन ऑप्शन में से कौन सा सुप्रीम है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू ही सारे कुछ बने हुए हैं। पार्लियामेंट के भी लिमिटेड पावर्स होते हैं। रिलीजन्स, धर्म से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। तो जो सुप्रीम है, जो इंडियन पॉलिटी का जो सबसे सुप्रीम है, वो क्या हो जाएगा फिर, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो भाई आप लोग एलिमिनेशन से भी अपने आंसर्स को चूज कर सकते हो। अब चूंकि ऑप्शन बी इसका आंसर है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों आया इसका आंसर। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे प्रमुख है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पार्लियामेंट है वो ओवरराइड नहीं कर पाता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन को। Moreover, the Supreme Court delivers its orders based on the articles of the Constitutions. Even जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो भी अपने ऑर्डर्स को किसके अंडर डालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी आर्टिकल्स फ्रेम है उसी के अंडर ही वो अपना ऑर्डर करते हैं। ऑल्सो जो रिलीजन है भाई, जो धर्म है, कैन नॉट बी सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटी। भाई धर्म को कैसे सुप्रीम इंडियन पॉलिटी में पकड़ा दें, एज आर सेक्युलर कंट्री, जबकि हम धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं। तो भाई रिलीजन बेस तो कुछ पकड़ ही नहीं सकते, वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। भाई सेक्युलर, अब चूंकि इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, तो जहाँ पर सारे धर्म जो क्या हैं वो हैं बराबर हैं। वॉट एवर दे आर, हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई, जो भी धर्म है वो क्या है, वो सब बराबर हैं। तो भाई रिलीजन भी इसका आंसर नहीं होता, इसका जो आंसर होता वो द कॉन्स्टिट्यूशन होता। होपफुली आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टूड हुआ होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं एमसीक्यू के रूप में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कैसा है। क्या वो रिजिड है, बिल्कुल ही फिक्स्ड, क्या वो फ्लेक्सिबल है कि लचीला है बिल्कुल, या फिर वेरी रिजिड, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, या फिर पार्टली रिजिड, थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लचीला है। तो भाई रिजिड तो इंडिया का है ही नहीं, पूरी तरीके से लचीला भी नहीं कर सकते, पूरा फिक्स्ड नहीं कर सकते हम पूरी तरीके से उसको लचीला भी नहीं छोड़ सकते, बहुत रिजिड तो हो ही नहीं सकता। तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब बनाया था इनको अंबेडकर जी ने, तो उन्होंने पार्टली रिजिड रखा था और पार्टली फ्लेक्सिबल, यानी कि थोड़ा सा फिक्स्ड रखा था और थोड़ा सा क्या रखा था, फ्लेक्सिबल रखा था, कि अगर अमेंडमेंट करना चाहो किसी भी आर्टिकल के तहत तो यू कैन डू इट। तो जो आंसर आया है उसको, वो आंसर तो ऑप्शन डी है इसका। और एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भाई आगे के ये जो तीन ऑप्शंस हैं जिसको हमने काटा अभी, वो आखिर क्यों नहीं हुए, और पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ।
तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस आर दोज कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो कि रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें अमेंडमेंट के लिए, यानी कि चेंजेस के लिए। किसके अंतर्गत भाई? रिजिड के अंतर्गत। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशंस रिजिड है तो भाई आपका कुछ स्पेशल प्रोसीजर होगा अमेंडमेंट के लिए। ठीक, इट इज द अबव द ऑर्डिनरी लॉ, और ऑर्डिनरी लॉ के ये ऊपर आता है। एंड कैन बी चेंज बाई ओनली स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको नहीं, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी लॉ से नहीं कर सकते। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ। भाई ऑर्डिनरी लॉ से कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ के अबव है भाई रिजिड। दस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू चेंज। तो भाई चेंज करना हम लोग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जबकि आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। In a flexible constitution there is no distinctions between ordinary law and constitution law। अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ही लचीला है तो भाई ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई डिस्टिंक्शंस ही नहीं बचता क्योंकि बहुत ज़्यादा लचीला है। इट कैन बी अमेंडेड और मॉडिफाई बाय ऑर्डिनरी लॉ। भाई आप ऑर्डिनरी लॉ से भी इसको अमेंड कर ले रहे हो, मॉडिफाई भी कर ले रहे हो, तो भाई ये भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज हैविंग एलिमेंट्स। उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। दैट्स वाई जो इसका ऑप्शन था वो ऑप्शन डी वॉज करेक्ट था, जो कि पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे। थर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहा है हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल के बुलाया था? जी ऑस्टिन, केसी वेरे, सर इवॉर जेनिंग्स एंड डी डी बासु। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑस्टिन। इन्होंने बुलाया था कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो भाई कैसे? ये तीन लोगों ने नहीं बोला था, इन्होंने बोला था, और इसके तहत इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो था कि द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ इट्स साइलेंट फीचर्स। उसके एक साइलेंट फीचर्स में से एक है फेडरल। हम लोग भी जब साइलेंट फीचर्स लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी लिखते हैं। One of its silent features, but the term federation is now here been mentioned in Indian constitutions. However, constitutions has provided for the structure of governance। जो constitution है उसने एक structure provide किया है किसको? governance को, कि भाई कैसे govern करना है किसी country को, which is truly federal in nature, जो कि बिल्कुल federal in nature है। Cooperative federalism is a concept of federalism in which national, state and local government interact cooperatively and collectively। भाई जो फेडरलिज्म है इसको ऐसे देख सकते हैं आप लोग कि ये फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म के तहत भाई डिवाइड किया गया है ऐसा कि भाई लोकल, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये इसीलिए किया गया है, आप खुद ही सोचो कि अगर जो पावर है जो कि क्लास 10 में मे बी सीबीएसई का जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग के बारे में समझाया गया था, तो उसमें फेडरलिज्म भी आया था कि जो फेडरलिज्म है ना वो पावर को शेयर करने में मदद करता है। अगर सारे पावर सेंटर के पास हो, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये उठाने लायक है? इंडिया जैसी कंट्री जिसका पॉपुलेशन इतना वास्ट है, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्या पॉसिबल है कि सिर्फ सेंटर इसका लुक आफ्टर कर ले? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर ये क्या करता है? ये कुछ स्टेट को दे देता है, भाई स्टेट देखे। तो भाई क्या स्टेट के लिए बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी, डब्ल्यूबी, पंजाब, हरियाणा, जो भी हैं, दिल्ली वगैरह जो यूटीज़ हैं, तो भाई क्या स्टेट ही सारा कुछ संभाल सकता है? सेंटर ने अपना हाफ पावर इसको दे दिया तो क्या सेंटर पूरा कैपेबल है उसको संभालने के लिए? शायद नहीं। तो ये भी क्या करता है? अपने पावर को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता है लोकल गवर्नमेंट की तरफ। तो इस तरीके से जो हम लोग का जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो सेंटर, स्टेट एंड लोकल में डिवाइड होता है ताकि हम लोग इजीली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर सके और किसी भी पीपल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
और ये जो तीनों हैं वो एक साथ कलेक्टिवली काम करते हैं और कोऑपरेटिव काम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्बल केक फेडरलिज्म। इसको मार्बल केक फेडरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसको ग्रेनवेल ऑस्टिन ने दिया था। वॉज द पर्सन हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। होपफुली ये क्वेश्चन भी शायद आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग रुक करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो कौन है। क्या वो पार्लियामेंट के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है? क्या वो जुडिशियरी के पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है? क्या वो सिटीज़न के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है? या नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई नहीं है। तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें इंडिपेंडेंस जो मिला हुआ है वो जुडिशियरी को मिला हुआ है। जुडिशियरी को फुल इंडिपेंडेंस है। तो भाई ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि आखिर जुडिशियरी क्यों हुआ और पार्लियामेंट और जो सिटीजन है वो क्यों नहीं हुए। तो देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी को इंश्योर करता है, क्योंकि अगर आप जुडिशियरी को प्रेशर में रखते हो तो भाई जुडिशियरी वो है जो पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका देखरेख करता है कि कोई भी इसको वायलेट ना करे, मैनिपुलेट ना करे। सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई इसको वायलेट करता है, मैनिपुलेट करता है तो जुडिशियरी उसको पनिश करने का काम करता है। Because judiciary ensures that no influence or interference, ना उसे कोई प्रभावित करता है ना भाई उसके काम में कोई इंटरफेयर करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट और द पार्टी इन पावर। या वो गवर्नमेंट ना ही इंटरफेयर करेगा जुडिशरी के किसी भी बात पर, ना कि जो पार्टी पावर में है वो इंटरफेयर करेगी। Moreover, the judge of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President of India as per the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इवन इसके जो जजेस होते हैं जुडिशरी के, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो या हाई कोर्ट की बात करो, इनके जो जजेस के जो सिलेक्शंस होते हैं वो भी कौन करता है? जो शपथ दिलाते हैं जजेस को वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। वो भी कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा प्रोविज़न है कि जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको जो शपथ दिलाई जाएगी वो प्रेसिडेंट के थ्रू दिलाई जाएगी। तो भाई ये भी वहाँ पर मेंशन है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं और ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ऐसी कौन सी कंट्री है एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंजॉय करती है? चाइना, यूएसए, क्यूबा और बेल्जियम। तो भाई इसका जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए। यूएसए एंजॉय करती है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंजॉय करती है। तो भाई ये क्यों हुआ? आखिर यूएसए आंसर इसका क्यों हुआ? बाकी चाइना, क्यूबा एंड बेल्जियम इसके आंसर्स क्यों नहीं हुए, इसको भी जानते हैं हम लोग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन पर काम करना हमारे लिए सही नहीं होगा, हमको सारे ऑप्शंस पर काम करना होगा। क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म ऑफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको थॉरो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर सिर्फ एक ऑप्शंस पढ़ के और रट के चले गए तो मे बी वहाँ थोड़ा सा अगर फ्लक्चुएशंस मिलते हैं तो हम लोग फिर अनेबल हो जाते हैं सॉल्व करना। लेकिन अगर हम लोग चारों ऑप्शंस पर काम किए जाते हैं तो हो सकता है कि उन ऑप्शंस में से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस भी निकल आए और वहाँ पर हम लोग बैठे बैठे उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन था वो यूएसए था आंसर और ऑप्शन बी करेक्ट था। तो क्यों था? अब फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम, तो जो फेडरल है वो गवर्नमेंट का कैसा सिस्टम है ऑफ डिवाइडिंग पावर। जैसा कि अभी मैंने बोला कि पावर को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के बस की बात नहीं होती कि वो पूरे की पूरी कंट्री को लुक आफ्टर कर ले, एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाई नेशनल गवर्नमेंट। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नेशनल गवर्नमेंट से। कौन कौन? सेंटर और स्टेट।
बाय नेशनल गवर्नमेंट। इन दिस कॉन्टेस्ट यूएसए जो है वो ट्रूली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो फिफ्थ का जो क्वेश्चन का आंसर था कि कौन सी कंट्री एंजॉय करती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भाई यूएसए एंजॉय करती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो आज का हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, वो है द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, कि भाई सबसे जो एसेंशियल फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का वो क्या है। तो जो ऑप्शन 1 है और ए है वो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल यानी कि सेंटर और स्टेट, या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, या सिंगल सिटीजनशिप। तो अब तक मुझे लगता है कि आप इसका आंसर जान ही चुके होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 2-3 बार इसके आंसर्स को रिपीट किया कि जो द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वो क्या है, वो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई ये तीनों तो सरासर गलत ही हो जाते हैं, एलिमिनेट करके भी आप हटा सकते थे और ये आंसर आपका आ जाता। तो भाई यही आंसर क्यों आया, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो डिवाइड करता है पावर को किसके किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट एंड स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट। द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज डिवीजन ऑफ पावर। पावर का डिवीजन होता है दोनों के बीच में, स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। एग्जाम्पल जो है फेडरल गवर्नमेंट का, हियर सेपरेशन ऑफ पावर इज फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो सेपरेशन है पावर का वो क्या है भाई, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइड अमंग द लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। तो अगर मैं ऐसा भी लिख दूं यहाँ पर कि फेडरल गवर्नमेंट बोल के लिखूं और ऐसा डिवाइड कर दूं कि भाई क्या क्या अप्रोच है और क्या क्या ब्रांच है, लेजिस्लेटिव अप्रोच और ब्रांच, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। भाई एक लॉ क्रिएट करे, एक उसको रेगुलेट होने के लिए ऑब्जर्व करे कि रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, और जुडिशियरी कि भाई रूल्स एंड रेगुलेट हो रहे हैं या फिर कोई उसको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कोई उसको वायलेट करने के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको पनिश करे। तो जो पिलर्स हैं, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पिलर्स हैं वो ये 3 ही हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। ये इसके 3 पिलर्स हैं और सबसे मोस्ट एसेंशियल पार्ट भी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो MCQ वाला सेशन होगा, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। उनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे ऐसे MCQ के सेशन के साथ, और आने वाले दिनों में ऐसे MCQ के सेशंस और आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।